हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लॉकडाउन का आनंद उठा रहे होंगे। चलिए आज के क्लास के टॉपिक की ओर चलते हैं। और आपका आज का चैप्टर है गॉस का प्रमेय। और आज की क्लास में हम इसी प्रमेय की बात भी करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये जो गॉस का प्रमेय है, ये जो गॉसेस लॉ है, इससे कैलकुलेट क्या होता है। तो गॉस के प्रमेय का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए। अगर कोई सरफेस है और उस सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं गॉसेस लॉ का। दैट मीन्स गॉसेस लॉ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट किया जाता है। और इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फॉर्मूले क्या होते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेजरमेंट क्या होता है। ये सारे टर्मों के बारे में एक्सप्लेनेशन प्रीवियस वीडियो में हमने दे रखा है। तो चलिए आज की क्लास में हम सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक छोटे से कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, जान लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम चलेंगे गॉसेस लॉ की ओर। चलिए देखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने बता रखा था। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए क्या करते हैं कि एक छोटा सा सरफेस लेते हैं। मान लेते हैं कि एक छोटा सा हमने सरफेस लिया। जब सरफेस छोटा लिया तो उसका एरिया भी स्मॉल होगा, छोटे होंगे। चलिए ये हमारा एक छोटा सा सरफेस है, ये छोटा सा सरफेस है। सरफेस छोटा है, इसका एरिया भी क्या होगा, छोटा। और जब एरिया छोटा होंगे तो क्या लेंगे, ए और डी है, डी है। अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें कि एरिया का दिशा क्या होता है, तो हमने बता रखा था कि सरफेस से जो नॉर्मल ड्रॉन करते हैं, सरफेस से जो लंबवत रेखा खींचते हैं, वो लंबवत रेखा क्षेत्रफल की दिशा को देता है। तो ये हमारा इस सतह के लिए एक छोटा सा एरिया हो गया, छोटा सा एरिया। और उस छोटा सा एरिया को क्या लेते हैं, डी ए। ये हमारा डी हो गया। अब मान लेते हैं कि यहां से ये हमारा इंटेंसिटी गया, ये हमारा तीव्रता का दिशा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई, दैट मीन्स इंटेंसिटी। ये हमारा हो गया ई। डी ए और ई के बीच में एक एंगल बन रहा है, ये एंगल है। और ये एंगल कंसीडर क्या करते हैं कि ये एंगल कितना है, तो ये एंगल लेते हैं थीटा है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए हमारा एरिया और इंटेंसिटी और दोनों की डायरेक्शन हमने दे रखा, यहाँ पे देख लिया। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला बताए थे कि अगर यहाँ पे देखा जाए कि छोटा सा यहाँ पे एरिया है तो फ्लक्स की वैल्यू भी छोटा होगा। फ्लक्स की वैल्यू छोटा होगा, दैट मीन्स ए और डी है, फाई और डी फाई, डी फाई। यहाँ पे छोटे से फ्लक्स लेते हैं डी फाई। देखो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते हैं इसको सूचित किससे करते हैं, फाई से। और इस फ्लक्स का छोटा सा वैल्यू लेना है तो ये हमारा क्या हो गया, डी फाई। तो डी फाई इक्वल टू हो जाएंगे ई इंटू डी ए इंटू क्या हो गए, कॉस थीटा। अगर देखा जाए तो इसको आप ब्रेक भी कर सकते हो। आपका डी फाई इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट क्या, डी ए वेक्टर। फॉर्मूला क्या होते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इस फॉर्मूला के यूज करके हमने डॉट प्रोडक्ट में लिख दिया। अब यहां से अगर कहेगा कि टोटल फ्लक्स को निकाल, तो टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे आपका डी फाई का, तो नेट फ्लक्स, या आप कर सकते हैं टोटल फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो नेट फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। अगर इस छोटे से फ्लक्स का हम इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो हमारा नेट फ्लक्स मिल जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और इस तरह से हम नेट फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ओके, अगर ई ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता, अगर ये कांस्टेंट हो जाए तो आपका ई कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा।
तो फाइव इजकल टू हो जाएंगे, ई बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, डीए, और डीए का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए, दैट मीन्स ई डॉट ए वेक्टर। हमारा ये कैलकुलेशन बन जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये हमारा हो जाएगा, ये कब यूज करेंगे, जब ई कांस्टेंट होगा, और ये कब यूज करेंगे, जब ई कांस्टेंट नहीं होगा। तो दोनों के लिए फ्लक्स के लिए फॉर्मूले देख लेते हैं, या कि यहां से आपका फाइव के ये फॉर्मूले हो गए और एक फाइव के लिए ये फॉर्मूले हो गए। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि आपका नेट फ्लक्स किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अगर ई कांस्टेंट होगा तो फाइव क्या होगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं गॉस के प्रमेय से। तो देखते हैं कि ये गॉस का प्रमेय क्या कहता है, गॉस का प्रमेय क्या है। तो चलिए फोकस करते हैं गॉस के प्रमेय की ओर, गॉसेस लॉ की ओर। मिटाए बच्चों, ओके। वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते चले। और अगर जरूरत हो, अगर यहाँ पे किसी टॉपिक की बात हो रही हो जो कि पिछले वीडियो से संबंधित हो, तो उस वीडियो को आप जाके पहले देखिए, उसके बाद अगले टॉपिक को पढ़िए। इससे आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा कॉन्सेप्ट को समझने में। और बच्चों, जो कोई भी बच्चे वीडियो देख रहे हो, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जितने भी वीडियो बनाते चले आपको सारे वीडियो का मैसेज मिलता रहे। चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट को। हाँ, कहां थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ओर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाय द हेल्प ऑफ द गॉसेस लॉ, दैट मीन्स गॉस के प्रमेय से। अब देखते हैं कि ये गॉस का प्रमेय क्या कहता है। तो गॉस का प्रमेय कहता है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, किसी भी बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ मतलब क्या हो गया, क्लोज सरफेस। यानी यहां पे कहेंगे कि जो गॉस का प्रमेय होगा वो कैसे सरफेस के लिए लग रहे हैं, क्लोज सरफेस के लिए। तो किसी भी क्लोज सरफेस से, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला दैट मीन्स पास करने वाला, गुजरने वाला, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल वैद्युतीय फ्लक्स, कुल वैद्युतीय फ्लक्स दैट मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कहते हैं कि किसी भी अगर क्लोज सरफेस को देखें, बंद पृष्ठ को देखें, और उस बंद पृष्ठ के अंदर अगर कोई चार्ज रखा रहे, तो उस चार्ज के कारण जो वैद्युतीय फ्लक्स होंगे, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे, उस चार्ज का 1/ε0 गुना होता है। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the any closed surface will be always equal to the 1/ε0 of charge present in that closed surface। किसी भी बंद पृष्ठ से जो आपका निकलेगा वैद्युतीय फ्लक्स, वो आवेश का 1/ε0 गुना होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये एक क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस मतलब क्या होगा, चारों ओर से क्या रहेंगे, बंद रहेंगे, पैक रहेंगे। चारों ओर से पैक है तो आप कह सकते हैं कि 3D है। 1D तो ओपन होते हैं, 2D भी ओपन होते हैं, और 3 देखा जाए तो सारे के सारे क्लोज होते हैं। तो 3D मतलब क्या हो गया, ये सरफेस कैसा है, क्लोज सरफेस है, एक बंद पृष्ठ है। और इस बंद पृष्ठ के अंदर हम किसी चार्ज को रखते हैं। ये चार्ज कितना है, Q। अब कहेंगे कि बताओ कि टोटल फ्लक्स क्या होगा। तो गॉस लॉ से कहा जाएगा कि टोटल फ्लक्स, फ्लक्स दैट मींस क्या, फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो फाई ई भी कर सकते हैं, फाई ई इक्वल टू उस समय उपस्थित आवेश का, तो क्लोज सरफेस के अंदर आवेश कितना है, Q। इस आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0। तो Q का 1/ε0 दैट मीन्स फाई ऑफ ई बराबर फॉर्मूला क्या निकल गए,
क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और यही आपका क्या कहलाता है, गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय ध्यान रखिएगा कि गॉस के प्रमेय के लिए सरफेस कैसा होना चाहिए, ओपन और क्लोज, क्लोज सरफेस होने चाहिए, और क्लोज सरफेस के अंदर क्या रहेगा, चार्ज, और इस चार्ज का कितना गुना होगा, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट गुना कौन होगा, वैद्युतीय फ्लक्स। और इस वैद्युतीय फ्लक्स का मान किसके नियम से ज्ञात करेंगे, गॉस के नियम से, या फिर कर सकते हैं गॉस के प्रमेय से। तो ये हमारा करता है कौन, गॉस का प्रमेय। रिपीट रहेगा ना, गॉस का प्रमेय क्या कहेगा कि किसी भी क्लोज सरफेस में जो चार्ज होगा उस चार्ज का कितना गुना होगा, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट गुना होगा, फाई ऑफ ई इक्वल टू फॉर्मूला क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब देखते हैं कि ये जो गॉस का प्रमेय है इसका डिरावेशन क्या होगा। कभी कभी एग्जाम में दे देते हैं कि गॉस का प्रमेय का डिरावेशन करें, या गॉस के प्रमेय से फाई ऑफ ई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट को प्रूफ करें। कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं। चलिए, तो ये तो पता है कि गॉस के प्रमेय से क्या कैलकुलेट करते हैं, क्या निकालते हैं, वैद्युतीय फ्लक्स। और गॉस का प्रमेय कैसे सरफेस के लिए लागू होते हैं, ओपन और क्लोज, क्लोज सरफेस के लिए। चलो बच्चों चलते हैं, अब देखते हैं इस गॉस के प्रमेय का डिरावेशन, यानी प्रूफ करते हैं किसको, तो हमें प्रूफ करना है फाई ऑफ ई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। हमें ये प्रूफ करना है किसके हेल्प से, गॉस के प्रमेय के हेल्प से। तो चलिए हम देखते हैं इसके सत्यापन को, इसके प्रूफ को, कि प्रूफ कैसे करेंगे गॉस के प्रमेय का। तो गॉस के प्रमेय को प्रूफ करना है, फाई ऑफ ई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लाना है। कैसे आएगा, चलिए गॉस के प्रमेय को प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसके कंडीशन पे ध्यान देते हैं, इसके शर्त पे ध्यान देते हैं। गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि ओपन पृष्ठ लेंगे या क्लोज सरफेस लेंगे। क्लोज सरफेस लेंगे तो सबसे पहले क्लोज सरफेस लेते हैं, तो मान लेते हैं कि यह एक कोई क्लोज सरफेस है, ये इस तरह से लेते हैं, ये कोई एक क्लोज सरफेस है, या कोई एक स्फीयर है, गोला है, 3D है। 3D डायरेक्टनेस क्या हो गए, क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस हो गए, मतलब कर सकते हैं कि कैसा पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ है। ये हमने एक बंद पृष्ठ लिया। अब इस बंद पृष्ठ में क्या करते हैं कि इसके सेंटर पर, यहां पे इसके सेंटर पर हम किसी चार्ज को रख देते हैं। तो मान लेते हैं कि इसके सेंटर पे कितने चार्ज हैं, क्यू। अब कहते हैं कि बताओ कि ये जो आपका बंद पृष्ठ है, इससे बताओ कि जो टोटल फ्लक्स निकलेगा वो किसके बराबर होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसा करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा हम एरिया देख लेते हैं, एक छोटा सा भाग काट लेते हैं एरिया का। ये छोटा सा भाग काटा, ये जो गोला लिया गया है, इस गोले का, इस स्फीयर का रेडियस क्या लेते हैं, कैपिटल आर। ये रेडियस हो गया, इसके त्रिज्या हो गया। अगर देखा जाए तो एरिया हमारा इस डायरेक्शन में मिलेगा, एरिया का डायरेक्शन होगा, तो आप कह सकते हैं कि एरिया क्या होगा, तो डी है। हमारा एरिया हो गया, छोटा सा एरिया। अगर देखा है उसका टोटल भी लेना तो आप ए भी कंसीडर कर सकते हो। चलो भाई हम दिए ही लेते हैं। अगर इंटेंसिटी देखा जाए तो बाउ सेम डायरेक्शन मिल जाएगा, ई का भी दिशा सेम मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया ई और डी है। अब इन दोनों के हेल्प से हमको फ्लक्स निकालने हैं, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो फ्लक्स क्या हो जाएंगे, टोटल फ्लक्स की अगर बात करें तो पहले तो कहेंगे भाई फ्लक्स क्या होगा। तो चलिए हम फ्लक्स को निकालते हैं। फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई, एरिया क्या ले रहे हैं, छोटा, फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा, तो डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएंगे, E इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या होगा, तो E और डी ए दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गए, 0। तो डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए, ये हमारा हो गया। अगर डी फाई देखा जाए तो हमें फाई कैलकुलेट करना है, नहीं तो इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए। अब डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई, ई क्या है, कांस्टेंट। देखा जाए तो यह एक स्फीयर है, और स्फीयर के कारण जो इंटेंसिटी होते हैं वो सभी पॉइंट पर क्या होते हैं, सेम होते हैं, और जब ये कांस्टेंट होगा तो बाहर होगा, तो ये हमारा बाहर हो गया। अब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब देखेंगे कि ये जो स्फीयर है इसके कारण क्या होगा, ई की वैल्यू, तो इसके कारण ई की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है, आर, तो आर का स्क्वायर। अब क्या देखना है, इंटीग्रेशन ऑफ डी है, दैट मीन्स टोटल एरिया निकालने हैं, और स्फीयर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर
4 पाई दैट मीन्स फाई इक्वल टू क्या बच गए, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और यही आपका कौन सा प्रमेय को दर्शाता है, गॉस के प्रमेय को। चलो एक छोटी सी पॉइंट यहां से बनती है, ये तो आपने देख लिया भाई कि गॉस का प्रमेय प्रूफ कैसे करते हैं। गॉस का प्रमेय फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यहां से देखना है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या इस स्फीयर के रेडियस पर डिपेंड कर रहा है? क्या यहाँ पे जो फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट जो फॉर्मूला लिखे हैं, इस फॉर्मूला में कहीं पे भी रेडियस है, आर है? नहीं। दैट मीन्स ये रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। इतना बड़ा लेते हैं अगर स्फीयर और उसके अंदर क्यू चार्ज को रखते हैं तो फ्लक्स क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर स्फीयर इतना बड़ा लेते हैं उसके अंदर भी चार्ज क्या रखते हैं, क्यू रखते हैं, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब ये निकला कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है और इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू अगर गॉस के प्रमेय से कैलकुलेट करें तो गॉस का प्रमेय कहता है कि कहीं भी गॉस का प्रमेय शेप और साइज पर निर्भर नहीं करता है। अगर साइज इतनी हो और साइज इतनी भी हो, अगर दोनों में चार्जेस सेम रहेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू भी सेम होगा। तो चलिए इस पे क्वेश्चन छोटा सा देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। देखिए ये हमने लिया स्फीयर, टन 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 टन, ओके, और एक और स्फीयर लिया इतना बड़ा, टिक 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 टिक, ये स्फीयर हो गया। एक और स्फीयर लिया, टन 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 टन। ये कितने गोले आपको दिख रहे हैं, 3 गोले दिख रहे हैं। पहला स्फीयर, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, ये 3 गोले दिख रहे हैं। तीनों की रेडियस लेते हैं, मान लेते हैं कि इसकी रेडियस क्या है, आर, इसकी रेडियस मान लेते हैं क्या है, 2r, और इसकी रेडियस क्या है तो मान लेते हैं 3r। अब देख रहे हैं कि तीनों की रेडियस तो गोले का अलग अलग है। अब बोलेंगे कि ये जो सेंटर है, पहला गोले के भी सेंटर ही है, दूसरा का भी सेंटर ही है, तीसरे का भी सेंटर ही है, इस सेंटर पर कोई चार्ज है और उस चार्ज की वैल्यू कितना है, क्यू। तो बताइए कि तीनों स्फीयर से फ्लक्स क्या होंगे, तीनों स्फीयर के लिए, तीनों गोले के लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या होगा। तो चलते हैं फर्स्ट गोला के लिए, आ जाओ फर्स्ट के लिए चलते हैं। फाई 1 यानी फ्लक्स किस गोला के लिए निकाले, पहला गोला के लिए। अगर पहला गोला के लिए फ्लक्स को निकाला जाए तो क्या आएगा, तो कहते हैं कि ये जो गोला है इसके अंदर चार्ज कितना है, क्यू। तो क्यू और जो चार्ज होंगे उस चार्ज का कितना गुना होता है, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। पहला गोला सो गए। अगर दूसरे गोला की बात करें, फाई 2, दूसरे गोले के लिए फ्लक्स निकाले तो दूसरा गोला हमारा ये है और इसके अंदर भी चार्ज कितना है, क्यू। तो कहेंगे फाई 2 भी क्या हो जाएगा, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। उसी तरह से अगर तीसरे गोला के लिए चले तो तीसरे गोला के अंदर भी चार्ज कितना है, क्यू। तो फाई 3 भी हमारा क्या निकलेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या तीनों फ्लक्स की वैल्यू सेम आए और अलग अलग सेम आए? तो शेप इतना बड़ा हो, गोला इतना बड़ा है तो भी फ्लक्स वही है, गोला इतना बड़ा है तो भी फ्लक्स वही है, गोला इतना बड़ा है तो भी फ्लक्स वही है। यानी फ्लक्स के वैल्यू में चेंजिंग नहीं आएंगे, अर्थात गॉस का प्रमेय कभी भी शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, वो केवल इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो गोला है उसके अंदर चार्ज कितना है। ओके, जैसे कि देखो ये हमने लेता, अगर चलो भाई पहले गोले के अंदर ये क्लियर हो गए तो आप कह सकते हो कि फाई 1 इक्वल टू फाई 2 इक्वल टू फाई 3। ओके बच्चों, सेम हो गया। लेकिन अगर हम कहते हैं कि चार्ज अलग अलग है, अगर चार्ज अलग अलग रख देते हैं तो हमारा क्या होता, देख लेते हैं। ये पहले गोले के अंदर हमने चार्ज रखा जो कि Q1 है, इसमें जो चार्ज रखा वो Q2 है, Q2, और तीसरे गोले के अंदर चार्ज हमने रखा जो यहाँ पे Q3 है। अब बताओ क्या क्या फ्लक्स होंगे। अगर पहला गोला के लिए चले तो पहला गोला हमारा ये है, तो बताओ अंदर में चार्ज कितना है, Q1, तो क्या होगा, Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर दूसरे गोले के लिए चलेंगे, ये गोला हमारा दूसरा है, तो दूसरे गोले के अंदर चलते हो तो इसमें 2 चार्ज आते हैं, आपका 2 के अंदर Q2 भी है और इस 2 के अंदर Q1 भी है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएंगे, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो Q1 प्लस Q2, तो टोटल फ्लक्स हो जाएंगे Q1 प्लस
Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम तीसरे गोले के लिए चलें तो Q3 भी इसमें आ जाएगा, आपका Q2 भी इसमें आ जाएगा और Q1 भी इसमें आ जाएगा। तो क्या हो जाएंगे मालूम, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ क्या अब फ्लक्स तीनों में सेम है? नहीं, तीनों में फ्लक्स क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो किस पर डिपेंड किया, तो ये डिपेंड किया केवल चार्ज पर। अगर चार्ज की वैल्यू चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज करेगा, लेकिन शेप पर, साइज पर, आकृति या आकार पर कभी भी गॉस का प्रमेय निर्भर नहीं करता है। निर्भर किस पर करता है कि बंद पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज है, कितना आवेश है। तो ये हमारा था गॉस का प्रमेय। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं गॉस के प्रमेय से। नंबर सेकंड, एक और क्वेश्चन देख लें। कहते हैं ये मान लेते हैं कि ये कोई एक सेमी स्फीयर है। ओके, सेमी स्फीयर मतलब क्या होगा कि अर्ध गोला है, अर्ध गोला है। ओके, हेमिस्फीयर है। अब ये जो गोला आधा है और यहां पर हमने चार्ज रखा कितना, Q। टक 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 टक। तो बताइए कि टोटल फ्लक्स क्या होंगे, कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चे, बताओ बताओ बताओ। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि गॉस का प्रमेय हमें लगाना है, और गॉस के प्रमेय के लिए सरफेस खुला होना चाहिए कि बंद, बंद होना चाहिए। तो सबसे पहले इसे क्लोज कर लेंगे, बंद कर लेंगे। तो इस तरह से एक हमारा स्फीयर का फॉर्मेशन होगा। एक हमारा ये बन गया आपका स्फीयर, मतलब गोला। अगर पूरे गोले के लिए चले तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो फाई ऑफ ई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। बताओ पूरे गोले के लिए निकालना है कि आधे गोले के लिए, आधे गोले के लिए। अगर गोला आधा निकालना है तो हमारा फ्लक्स का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो आपका अर्ध गोला के लिए फाई ऑफ ई हो गया Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज योर आंसर। ओके बच्चों, चलिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन है सेमी सिलेंडर पर। मान लेते हैं कि ये कोई एक सेमी सिलेंडर है, ये जो सरफेस है वो क्लोज है, सेमी सिलेंडर है, अर्ध बेलन है, सेमी सिलेंडर। ओके, ये सेमी सिलेंडर हो गया और इसी सेमी सिलेंडर के यहां पर एक कोई चार्ज रखा हुआ है और वह चार्ज कितना है, Q। मान लेते हैं कि Q चार्ज है।